लेकिन अगर आप वो चीज नहीं कर रहे, तो फिर यकीन जाने ये सारे उसूल पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा, फिर आप भूल जाएंगे। जब भी मैं बार बार कहता हूँ कि ये कोर्स नहीं है, ये वर्कशॉप है। और वर्कशॉप में उमूमी तौर पे क्या होता है कि आपको प्रैक्टिकली चीजों को करना होता है। अब आपका सवाल ये बनना चाहिए था उसूलन कि सर हम टाइम मैनेजमेंट के हवाले से क्या लिखें मिशन स्टेटमेंट में। तो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से तो सबसे ज्यादा लिखना होता है अपने अपने उसमें। देखें ना, आप अपनी जिंदगी में कितने विजन्स पर काम कर रहे हैं, आप उसका टाइम मुतय्यन करें अपने टारगेट्स में। शॉर्ट टर्म गोल में आपने क्या लिखना है? 5 वक्त की नमाज की पाबंदी मिसाल है, अगर आपके अंदर किसी के अंदर कमजोरी है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि इसको जो है ना, इबादात करके एक जुमला जरूर लिख लेना चाहिए। इबादात को जानदार बनाना या इबादात को और बेहतर बनाना, इस तरह करके ना। क्योंकि ये ऑल दो ये रूटीन का काम है, मैंने आपसे कहा था ना कुछ चीजें रूटीन की होती हैं जिसको आपने प्लानिंग में नहीं डालना होता, लेकिन कुछ चीजें रूटीन की ऐसी जरूर होती हैं। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि टारगेट्स तो होते ही ऐसी चीजें जिसको हमने रूटीन में लेके आना है ना। ठीक है, तो ये टारगेट्स में जरूर डालें। प्लीज परेशान मत होना, प्लानिंग इज समथिंग एल्स। मैंने जिसमें आपसे कहा था कि प्लानिंग हम उन चीजों की करते हैं जो हमने रूटीन में नहीं करना होता, बल्कि कुछ अहम चीजें होती हैं जिसका ताल्लुक हमारे विजन से भी होता है। ठीक है, ये बात अगर आपको याद हो। अलबत्ता शॉर्ट टर्म गोल्स वो हैं जो मैंने रेगुलर करने और या उसकी आदत बनानी है। ठीक है, तो प्लीज टाइम मैनेजमेंट के हवाले से अब आप उसमें डालें, लिखें। मैंने अपनी सेहत को रोजाना कितना टाइम देना है, मैंने अपनी इबादत इबादत को कितना टाइम देना है, अल्लाह से ताल्लुक तस्बीहात कुरान शरीफ की तिलावत कितना टाइम देना है, रोजाना की बुनियाद पर कोई मुझे आयत सीखनी है, कुछ तफसीर पढ़नी है, या कुछ यानी अपनी स्पिरिचुअल एक जो मेरी रूहानी इल्मी सतह है उसको बेहतर करना है। हर चीज लिखें अपने उसमें ना। शॉर्ट टर्म गोल्स कोई 4-5 नहीं होते, वो 20-25 भी हो सकते हैं। ठीक है, और फिर उसमें अपना कितने लोगों से आप कम्युनिकेशन करेंगे, ये कम्युनिकेशन अभी हमने पढ़ा नहीं है, इंशाल्लाह आगे आगे आएगा, उसको टारगेट बनाएं। कितनी मैंने रोजाना के तौर पर मुताला करना है। मुझे नहीं पता आप लोग रोजाना पढ़ाई कुछ करते हैं, किताबों का पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मैं तो ऑलरेडी एक कोर्स कर रहा हूँ, एक नहीं है बल्कि एक दो और शुरू होने वाले, तो मेरा यानी मुसलसल मुताला चलता है। प्लस ये कि ये वाला कोर्स जो है इसको भी मैं मुसलसल पढ़ता रहता हूँ। किताबों से ताल्लुक, अल्लाह का शुक्र है कि मैं जरा आप लोगों के माइक खुले में मैं खुद म्यूट कर देता हूँ, डिस्टर्बेंस हो रही है उसकी। तो ठीक है, ये सारी बातें आप लिखें। अगर जितना आप लिखेंगे ना, और आप लिखने के बाद आप उसको सिर्फ देखेंगे, तो आपको आप यानी बेसिकली आपने क्या किया, आपने अपने 24 घंटे को टारगेट दे दिया। ठीक है, 24 घंटे को जब टारगेट आप देंगे ना, तो रोजाना आपकी एक लर्निंग शुरू हो जाएगी जिसका इस कोर्स से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। आप यहाँ यहाँ जो सीखे हुए उसूल है अगर आप थोड़े बहुत भूल भी जाएंगे ना, लेकिन क्योंकि आपने अपने आप को एक टारगेट दे दिया होगा, जो इस कोर्स का मकसद है कि मैं रोजाना उन अमाल को वक्त देने वाला बन जाऊं जिसके जरिए से मेरी जिंदगी एक बेहतरीन जिंदगी, हाईली प्रोडक्टिव जिंदगी हो जाए मेरी, इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन, मेरा करियर, मेरी फैमिली रिलेशंस, घर वालों को टाइम देना, अपने विजन पर काम करना, फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करना, व्हाट्सोएवर। रोजाना की बुनियाद पर आप ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मतलब आप एकदम से जो है बहुत ही यानी मुतमईन हो जाएंगे अपनी लाइफ से। कभी कभार ऐसे भी चैलेंजेस आते हैं कि आप क्राइसिस में आ जाते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, तो ये सारा रूटीन की बातें यानी ये रूटीन बनाना और ये सब बोझ इतने एक तरफ हो, इंसान इतना अपसेट हो जाता है कि वो सोचता है कि भाई मैं अभी अभी तो जरूरियात को देख लूँ, ये तो बात की चीजें। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके अंदर एक आपके जहन में एक बात ये बैठ गई ना कि ये हालात वक्ती हैं, मुझे अपने बड़े गोल के लिए काम करना है, जरूरियात को तरजीह नहीं देनी है, अहमियत नहीं देनी है, बल्कि जरूरियात को जरूरियात के दर्जे में रखना है। पैसा कमाना जरूरत के दर्जे में। मैंने आपको ये बात भी कही थी कि आप एक विजन सेट करें पैसों के लिए, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप उस पैसे कमाने में ऐसे लग जाएं या अपनी जिंदगी का सिर्फ एक ही विजन बना लें कि मैंने खूब पैसा कमाना है। तो बहुत गलत बात है। क्यों? क्योंकि यानी हमारा हमारा जो बड़ा विजन होना चाहिए वो पैसे से उसका कोई भी ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। एक एक साहब मुझसे कहने लगे कुछ अरसे पहले कि मैं कैसे बड़ा काम करूं, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने उनको ये जुमला समझाया कि बड़े काम के लिए ना आपको पैसा चाहिए, ना आपको सेहत चाहिए,
ना आपकी कोई इल्मी सतह होनी जरूरी है, ये जाहिरी असबाब कुछ भी नहीं चाहिए, सिवाय एक चीज के, अल्लाह से ताल्लुक हो, और आपको पता हो कि मैं कर सकता हूँ, अल्लाह ताला अगर मुझसे चाहेंगे तो वो दुनिया के बड़े बड़े काम मुझसे ले लेंगे, बस। खुद पर यकीन, और खुद पर यकीन भी मजबूत तब बनता है जब अल्लाह से ताल्लुक हो। ये बेस्ट जो पढ़ाते हैं ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैं इसको कहता हूँ सेल्फ कॉन्फिडेंस से भी बेहतर एक चीज है कि अल्लाह से ताल्लुक मजबूत कर लें, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका सुपर कॉन्फिडेंस बन जाएगा। यानी सहाबा जो थे, वो एक एक सहाबी कहते थे, आप मशहूर वाकया शायद आपने सुना हो, एक जंग में रोम के लोग, यानी जो ईसाई थे, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से अरबी लड़ेंगे सिर्फ, यानी शाम के रहने वाले थे, रोम बहुत बड़ा वो था। उन्होंने कहा कि अरबी सिर्फ आज हमारी तरफ से लड़ेंगे, यानी अरबी ईसाई। और इधर जो है वो मुसलमान थे, उनकी तादाद काफी कम थी। तो इधर मुसलमानों ने मशवरा किया, तो उस टाइम खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु उस जंग को कमांड नहीं कर रहे थे, वो नाइब थे। उन्होंने कहा कि वहां से 60,000 आ रहे हैं ना, 60,000, आप मुझे सिर्फ 60 लोग दे दें, सहाबा में से 60 दे दें, मेरे लिए वही काफी है। तो कुछ नए साहबी थे जो अभी भी ईमान लाए थे, उन्होंने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, यानी 60,000 का लश्कर है और आप यहाँ से बात कर रहे हैं सिर्फ 60 मुसलमान, तो ये 1:1000 हो गया, ये कैसे मुमकिन है। तो तो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि मैंने खुद आप सलाम से सुना है, जिसका मफहूम है कि मेरे चंद साहबा ऐसे हैं जो एक एक जो है ना अकेला 1,000 कुफार पर भारी हैं। अब देखिए यकीन कैसा पुख्ता था, जब अल्लाह ताला साथ होते हैं ना, और अल्लाह ताला पर यकीन हो, और आप सलाम की बातों पर यकीन हो, तो ऐसे फिर जंग लड़ी जाती है। तो उन्होंने बस जिद हो के कि नहीं, बस मुझे 60 दे दें आप। और फिर उन्होंने बाकायदा नाम लिए, कहाँ है इब्ने उमर, कहाँ है इब्ने अबू बकर, कैसे कर करके तमाम साहबा को बुलाया, वो साहबा जिनके बारे में उन्होंने सुना था, और 60 साहबा को जमा किया, और वो 60,000 से लड़ने चले। अच्छा, जब ये जंग चल रही थी ना, तो अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु उस टाइम जो है वो थे, कमांड पर थे। तो उनको बाद में रिग्रेट हुआ कि हमने जज्बाती स्टेप ले लिया, हमें ये नहीं करना चाहिए, तो चलो हम पीछे चलते हैं उनके। तो जब वो वहां मैदान जंग में पहुंचे, तो सूरत हाल ये थी कि 60 साहबा ने उनको तितर बितर करके भगा दिया था, 60,000 को। लेकिन जब वो वापस आए, यानी वो 60 साहबा में से चंद साहबा वापस आए ना, तो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला उन्होंने काउंटिंग करी, तो वो शायद 25-30 थे। तो उनको थोड़ा, उनको भी वो हुआ कि इतने सारे साहबा को मैंने शहीद करा दिया, इतने कीमती साहबा थे, लेकिन उनको अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो शहीद हुए। उन्होंने कहा नहीं हो सकता ये पीछे गए हो, यानी यानी ईसाइयों का पीछे करते करते आगे बढ़ गए हो। तो वो फिर वहीं से आगे अपने साथियों के साथ बढ़े, तो देखा कोई 15-20 साहबा और थे जो उनका पीछा कर रहे थे। यानी शायद ही चंद एक शहीद हो गए हो, बाकी सब साहबा जिंदा थे, सही सलामत, और 60,000 की लश्कर को उन्होंने भगा। तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इंसान अपने असबाब को देखते हुए बनाता है। मेरे इल्मी सतह क्या है, मेरी माली हैसियत क्या है, मेरे जिस्म में ताकत कितनी है। और सुपर कॉन्फिडेंस जो होता है वो अल्लाह ताला की जात को देखते हुए इंसान सोचता है कि मेरा अल्लाह कितने बड़े। मेरे जिस्म में ताकत नहीं तो क्या हुआ, अल्लाह ताला मेरे अल्फाज में ताकत पैदा कर देंगे, मेरा साथ देंगे, तो अल्लाह तो ऑटोमेटिकली मेरे विजन पे लोग आ जाएंगे और मेरा काम चल पड़ेगा। ये हमारे, यानी हमारे अकाबरीन से भी ये बात साबित है कि एक एक हमारे बुजुर्ग जो थे ना, उन्होंने पूरी पूरी जमात का काम किया माशा। ठीक है। तो अच्छा, तो यहाँ पर जो जो मैं बस कहना ही चाह रहा था कि कॉन्फिडेंस, पता नहीं बात कहाँ से शुरू हुई थी कॉन्फिडेंस पे। एनीवे, तो आप अपना जो जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं वो प्लीज जरूर लिखें, इसका लाइफ टाइम आपको बेनिफिट होगा। देखिए, ये कोर्स जब मैंने पढ़ाना शुरू किया है उस वक्त से लेकर आज तक, मुझे औरों का नहीं पता, बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से बैच जा चुके हैं, और अल्लाह की जात से उम्मीद है वो कुछ ना कुछ उनको फायदा चल रहा होगा, लेकिन मैं अपनी जात में बहुत फायदा महसूस करता हूँ कि मेरा सुबह से लेकर शाम तक मेरा माइंड चल रहा होता है कि मैंने अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहा, ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी सेहत बिगाड़ ली है, ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रूमिंग नहीं करनी है। हर चीज अल्लाह के हुक्म से चल रही है और मैं इंजॉय करता हूँ। ये अभी एक साथी से बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि मैं परेशान हूँ और इस तरीके से प्रॉब्लम्स आ रही, तो मैंने कहा चैलेंजेस तो एंजॉय करने के लिए होते हैं, इससे डरना थोड़ी होता है। नया चैलेंज आए, अपने आप को अब यानी उसको वेलकम करें और बोलें कि यस, अब मैं इसको हैंडल करूंगा और मैं इस चीज को एंजॉय करूँ।
और समटाइम खुद को चैलेंजेस देने चाहिए। खुद को चैलेंजेस देंगे तो लाइफ मजेदार होगी ना। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जरूर वो करें। मैं एक छोटी सी कॉल व्हाट्सएप पे मिला लेता हूँ, एक दो साथी अगर और आ जाएं जो नहीं आए, फिर हम टाइम मैनेजमेंट का बहुत अहम पार्ट अभी करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। अब मुझे जरा एक मिनट दीजिए बस। हाँ मैं हाँ मैंने वो मेरे जल्दी से दो, मुझे कॉल करनी है। अच्छा, मैं अब स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? कोई एक साथी बता दें प्लीज। अच्छा, देखें, अब हम जो है ना एक कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, और ये सीखने वाला है, और आपने फिर आगे इस पे प्रैक्टिकली काम करना है। देखिए, चार क्वाड्रेंट्स होते हैं, फोर क्वाड्रेंट्स होते हैं, जो जिसमें हम अपने अपने लाइफ के सारे काम इन चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इम्पोर्टेंट कि ये जो अपर पार्ट है, अपर लेफ्ट है, ठीक है, ये वो काम होते हैं बेसिकली जो इंपॉर्टेंट भी होते हैं और ड्यू यानी अर्जेंट भी होते हैं। ड्यू सुन का मतलब ये बहुत अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट भी है, बहुत अहम काम है, और अभी करने भी हैं, अर्जेंट है। ठीक है, फिर इसी तरह कुछ काम ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, अपर राइट, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अभी इसमें टाइम है, फौरन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपर लेफ्ट वो काम हो गए जो फौरन करने बहुत इंपॉर्टेंट है। अपर राइट वो काम है जो इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, अभी हमारे पास उसमें टाइम। ओके, इसी तरह लोअर लेफ्ट वो काम जो फौरन करने के हैं लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट या नॉन इंपॉर्टेंट है, नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और वो काम जो ना ही अर्जेंट है और ना ही इंपॉर्टेंट है, वो लोअर राइट हो। ठीक है, ये चार क्वाड्रेंट्स होते हैं, हमारे जिंदगी के सारे काम इसमें आ जाते हैं, इससे हट के कोई कोई चीज नहीं होती। अब मुझे ये बताइए कि कोई आप में से ऐसा है जिसको ये बात ना समझ में आई हो? चैट में बता दें या उस पे बता दें, ऑडियो पे। और अगर क्लियर है तो लिख दें प्लीज, ताकि हम आगे बढ़े ना। ओके हैं, समझ गए तो फिर प्लीज चैट में लिख दें। एक दो साथ ही लिख दें, हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके ओके, ठीक है, जबरदस्त। अब आप स्क्रीन पे गौर से देखिएगा, और आपने साथ साथ रहना है, कोई अगर कंफ्यूजन हो तो। अच्छा, सवाल है विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट वही हुआ ना जो अर्जेंट है ना? नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट की अभी बात नहीं हो रही, सॉरी, अभी बात ये हो रही है कि इंपॉर्टेंट दो तरह के होते हैं काम, कुछ अर्जेंट होते हैं, कुछ लेस अर्जेंट होते हैं, फौरन नहीं करने होते। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की अभी बात नहीं हो रही, वो इंशाल्लाह अभी करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखें, हमने पहले मुतय्यन करना है कि कौन से काम ऐसे हैं जो हम समझते हैं अर्जेंट है और जो समझते हैं हम नॉट अर्जेंट है। ठीक है, अर्जेंट की कैटेगरी ये होती है कि आपने उसको फौरन करना है, फौरन करना है, आप रोक नहीं सकते, चंद मिनट के लिए भी नहीं रोक सकते सम टाइम। ठीक है, नॉट अर्जेंट ये होता है कि आप उसको डिले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस जो मैं करवा रहा हूँ ये आपकी सहूलत के लिए, ताकि आप इसको अंडरस्टैंड करें कि मैंने इसको कैटेगराइज कैसे करना है। तो इस समय स्लीपिंग, इस टाइम हम पढ़ाई कर रहे हैं, रात इतनी ज्यादा नहीं हुई है कि किसी को नींद आ रही है, क्या ये अर्जेंट है? नहीं, अर्जेंट नहीं है, नॉट अर्जेंट। ठीक है, वॉचिंग, अच्छा पहले आप जो है ना ये सारे नोट कर लें,
फिर उसके बाद हम इसको कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, वॉचिंग लाइव क्रिकेट मैच, ठीक है, गॉसिपिंग, पहला मैंने बोला नॉट अर्जेंट, ठीक है, तो अभी हमें फौरन सोने की जरूरत नहीं है। अगर कोई लाइव क्रिकेट मैच आ रहा है, अगर अभी हम नहीं देखेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, इस मतलब ये अर्जेंट है, ठीक है। गॉसिपिंग करना जरूरी नहीं है, नॉट अर्जेंट, हम उसको डिले भी कर सकते हैं। क्लियर है? चले नेक्स्ट। एक्सरसाइज करना, अगर एक्सरसाइज में 5 मिनट आधे घंटे के लिए डिले कर दूं, मेरा नहीं ख्याल कोई मसला है। किसी सीइंग ए पर्टिकुलर कार ऑन द अदर साइड ऑफ द हाईवे, कि आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, हाईवे क्रॉस कर रहे हैं, या हाईवे पे जा रहे हैं, आपने सामने से गाड़ी आ रही है ऑपोजिट डायरेक्शन, उसको देखना अर्जेंट है या नहीं, दूसरा सवाल है, ठीक है। अ, अपने स्पाउस से माफी तलब करना, कुछ लोगों के लिए अर्जेंट हो सकता है, कुछ के लिए नहीं, डिपेंड करता है कि उनकी क्या सूरत हाल चल रही है। बहरहाल, नॉट अर्जेंट एक्सरसाइज अभी फॉरन करना अर्जेंट नहीं है। अर्जेंट है क्योंकि सामने से गाड़ी आ रही है, हादसा हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्ट है, नॉट अर्जेंट है, लेकिन ये कुछ के लिए अर्जेंट भी हो जाता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बहरहाल ठीक है, अभी तो हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अपनी औलाद को हक करना, एक यानी अर्जेंट है या नहीं देखना है। एक सेल लगी हुई है, उस जो आज ही खत्म हो जाएगी, अर्जेंट है या नहीं है। एक कॉल आ रही है जो अननोन नंबर है, नंबर उसमें नहीं है, या चले नंबर है भी, तो वो अर्जेंट है या नहीं है, ठीक है। नॉट अर्जेंट, औलाद को आप बाद में भी हक कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ये अर्जेंट है, सेल आज खत्म होगी तो मसला हो जाएगा। इसी तरह एक कॉल आ रही है, उसको उठाना urgent। यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर हुई है? जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है तो चैट में लिख दें, हम आगे चलें। और अगर है कंफ्यूजन तो भी बता दें। क्लियर है, ठीक है, ओके। हाँ हाँ ओके। मैं इमरान साहब, अभी तो हम ये कह ही नहीं रहे ना, हम अभी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आप कौन सा पॉइंट आप कह रहे हैं कि जिसमें पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कौन सा पॉइंट? मुझे एक बताइए। सिर्फ मैंने एक पे कहा कि स्पाउस से माफी मांगना कुछ लोगों के लिए अर्जेंट और नॉन अर्जेंट हो सकता है। मोस्टली ऐसे होते हैं, मोस्ट ऑफ द काम ऐसे होते हैं जो जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि अर्जेंट नॉट अर्जेंट क्या है। आप किसी एक का बताएं, किसके बारे में आप कहते हैं कि पर्सन टू पर्सन वेरी करें। Picking up the call. पिकिंग अप द कॉल कि अर्जेंट नहीं है। देखिए, मैंने कहा कि अननोन नंबर है ना, तो समटाइम ये होता है कि अननोन नंबर एक के बाद दूसरी दफा कॉल आती है ना, तो इंसान के जहन में ये वो होती है कि पता नहीं कौन है, कोई अर्जेंट बात ना हो, कोई अर्जेंट कोई ऐसी कॉल ना हो जो मुझे फौरन उठानी चाहिए। ठीक है, और समटाइम आपके जानने वालों की कॉल एक से दो दफा आ जाए ना, तो फिर आपको बेचैनी हो जाती है कि कोई इंपॉर्टेंट बात ना हो। तो ये सिचुएशन ऐसी होती है कि वो आपको उठानी होती है कॉल। अगर दो या तीन दफा, आप मिसाल है आपके घर से कॉल आ गई, 3 दफा आ गई, आप क्या करेंगे? कि आप इग्नोर कर सकते हैं? आपके जहन में ख्यालात आना शुरू हो जाएंगे, पता नहीं कोई मसला ना हुआ हो, कोई अर्जेंट बात हो, ठीक है। तो ये अर्जेंट, ज्यादातर अर्जेंट ही होता है। हाँ अलबत्ता, रूटीन की बात, अगर कोई कॉल आ रही है, रूटीन की कॉल आ रही है, भाई घर पे आती है कॉल, मिसाल है शाम में मुझे पता है मेरी वाइफ ने कॉल करनी है, वो रूटीन की कॉल है, तो वो आप उसको डिले कर सकते हैं। वैसे ना करें तो बेहतर होता है, वाइफ बुरा मान जाए। अच्छा जी, ये हो गया। अब आप हम आ जाते हैं। अच्छा, अब हम इन्हीं चीजों को देखेंगे कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये अब इन्हीं हम यानी एक्टिविटीज को हम करेंगे। सोना अर्जेंट नहीं था लेकिन इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ का बहुत अहम हिस्सा है स्लीप मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। टीवी देखना, हो सकता है आप में से किसी के नजदीक इंपॉर्टेंट हो लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, दोनों बात लिख दी मैंने। कुछ लोग बहुत ज्यादा फैन होते हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ के लिए नहीं, ठीक। गॉसिपिंग नॉट इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। एक्सरसाइज करना, कुछ लोग शौकीन होते हैं, एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है और होना भी चाहिए, ठीक है। इसी तरह अ, सामने वाली गाड़ी को देखना, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए, उस गाड़ी वाले का हमसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट था, नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। वाइफ से सॉरी कहना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसी तरह हक करना इम्पॉर्टेंट, सेल पे जाना इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है लेकिन बाहर सेल से बेनिफिट हो रहा है आपको, इम्पॉर्टेंट।
पिकिंग अप अ कॉल, हो सकता है कि ये इंपॉर्टेंट कॉल ना हो, बेकार कॉल, ठीक है, लेकिन बहुत बहुत सारी दफा हमें पता ही नहीं होता कि ये कॉल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या, राइट। अच्छा अब बताएं, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या कोई सवाल है? हाँ मैं 50 मिनट है। जी, कोई सवाल किसी का तो बताइए प्लीज। अच्छा, कोई सवाल नहीं, ओके, इसका मतलब सब क्लियर है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा अब बताएं मुझे, अब मुझे बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट कौन सा है, 1 मिनट, तो आपका क्या जवाब होगा? Q1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, Q2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, Q3 या Q4? चैट में बताएं तो बेहतर है। कौन सा क्वाड्रेंट सबसे इंपॉर्टेंट है? Q1, Q2, ओके, सबने जवाब देना है इसमें जरूरी। 1, 1, सही है, ओके। जिन्होंने 1 कहा उसकी वजाहत दे दें, और जिन्होंने 2 कहा है मुबश्शिर साहब, उसकी वजाहत दे दें। बहुत कम का जवाब आया, 1, 2, 3, 4 पार्टिसिपेंट का जवाब आया, सबको देना चाहिए था, मेरे ख्याल से 7 है इसमें भी, बाकी 3 भी दे दो। जी, वजाहत दे, शॉर्ट वजाहत दीजिएगा, इसको लंबा मत कीजिएगा कि व्हाई डू यू थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है, लॉजिकल है, ठीक है, समझ में आगे बात। बिकॉज अर्जेंट है, सही है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। और जिन साहब ने Q2 कहा था, उनका क्या रीजन था? क्वेश्चन साहब बता सकते हैं रीजन? अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। और हम बिल्कुल एंड पर आपको नहीं कर सकते, तो सोचते हैं बिकॉज हम किसी कर तो सकते हैं, एंड पर क्यों नहीं कर सकते काम, मैं समझा नहीं आपकी बात। एंड पर आकर कैसे काम को नहीं करते, पहले से सोचते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, घर में हादसा हो गया, ठीक है, और घर में हादसा हो गया किसी के घर में, और अब उनको क्विकली उस बंदे को ना, अब उसके भाई का हादसा हुआ है, भाई को लेके वो बाइक से गिर गया है, जो भी है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? 1 में आएगा, ठीक है। सबको पता है 1 में आएगा, अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है। नहीं, वो चल रहा होता है इसको, फ्लैट चल रही है। सही है। क्या मैं इसके लिए पहले से प्लानिंग कर सकता हूँ? सिर्फ बताइएगा हाँ या ना। अनप्लैंड, एग्जैक्टली अनप्लैंड है, ठीक है। कोई इसमें प्लानिंग नहीं हो सकती ना, कुछ नहीं, तो इसका मतलब ये कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ऐसी हैं कि हम उसमें प्लानिंग नहीं कर सकते। लेकिन आप लोगों को सुन के शायद हैरानी हो कि Q2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट। ये व्हेन आई वाज लर्निंग दिस टाइम मैनेजमेंट, तब मुझे भी, मैंने भी Q1 बोला था, और नॉर्मली लोगों के जहन में यही बात है। लेकिन Q2 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्यों, देखिए मैं आपको पीछे की तरफ लेके जाऊं। हम नॉर्मली हमारी जिंदगी में ज्यादातर काम वो होते हैं जो कि हम अगर प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू करें तो वो अर्जेंट सिचुएशन में जाते ही नहीं है, समझ रहे हैं आप? लेकिन क्योंकि हम उसको, एक टर्मिनोलॉजी है प्रोक्रास्टिनेशन, उसको ताखीर करना, ठीक है, उस काम में मौखर, उसको काम को मौखर करना, हम काम को इस कदर टाल देते हैं कि वो Q2 से निकल के Q1 में आ जाता है, और Q1 में आने की वजह से फिर वो हमारे ऊपर जो है ना, जैसे एग्जैक्टली हमारे ऊपर हावी हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारा फोकस Q1 पर ही है, तो हम Q2 पर ध्यान देते नहीं है, और हम हर वो चीज जो जम करके Q2 से Q1 में आती है, हम Q1 पर ही
फोकस करते रहते हैं और फिर काम करते रहते हैं, और एंड दैट इज द रीजन कि हमारे बहुत सारे काम जो टाइम पर हो सकते थे और अच्छे हो सकते थे, वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाते हैं। और ये मसला थोड़ा सा आप इसको इस तरह अंडरस्टैंड करें कि ये मसला हमारी लाइफ का उस वक्त ज्यादा होता है जब हम इन चारों कामों में कंफ्यूज्ड होते हैं, इन चारों क्वाड्रेंट्स में कंफ्यूज्ड होते हैं। मिसाल है, एक शख्स के लिए मैच देखना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेस इंपॉर्टेंट था, लेस अर्जेंट था, लाइफ भी नहीं आ रहा था, ठीक है, लेकिन उसने, यानी जब वो मैच शुरू हुआ तो उसने वैसे उसको देखना शुरू कर दिया टाइम पास करने के लिए। अब उसको पता है नेक्स्ट डे मेरा प्रैक्टिकल है, मैंने करना है, लेकिन उसका दिल नहीं चाह रहा, या 2 दिन बाद कोई टारगेट है, चले प्रैक्टिकल छोड़े, 2 दिन बाद उसका कोई टारगेट है। अब उसने बोला कर लूंगा, अभी बहुत टाइम है, 4 घंटे का तो काम है, 4 घंटे में मैं आराम से कर लूंगा। तो अब उसके बाद डेट देने ना, उसने वो टाइम वेस्ट कर दिया, सोशल मीडिया पे चला गया, समथिंग लाइक दैट, बेकार से कुछ काम कर लिए कोई, ठीक है, या कोई चले अर्जेंट काम था, मोस्ट अर्जेंट, जैसे मैंने मिसाल दी किसी का हादसा हो गया वहां चले गए, चलिए ये तो इंपॉर्टेंट था, अर्जेंट भी था, इंपॉर्टेंट भी था। अब क्या हुआ, जब उसका एग्जैक्टली जो उसने माइंड में कैलकुलेट किया हुआ था ना कि 4 घंटे में मैं कर लूंगा, तो उसने अपने आप को उस टाइम की कैलकुलेशन की बुनियाद पर, जब वो टारगेट में सिर्फ 4 घंटे ही रह गए या 6 घंटे रह गए, वो काम करना शुरू कर देते हैं हम। और उस टाइम साइकोलॉजिकली आपके माइंड में ये बात तो होती कि नहीं नहीं मेरे पास सफिशिएंट टाइम है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने अपने काम को स्पीड अप कर देते हैं कि यार मैं जल्दी से खत्म कर लूं, बीच में कोई मसला ना आ जाए, लाइट ना चली जाए या कोई और मसला ना हो जाए, या मैंने बीच में नमाज भी पढ़नी है, वो मैंने खाना भी खाना है, समथिंग लाइक दैट। इस चक्कर में वो काम जो इंतहाई खूबसूरती के साथ 4 घंटे ही लेता, वो काम आप एक दिन पहले कर सकते थे टाइमली, और आप फारिग हो सकते थे और बहुत खूबसूरती से वो आप काम सर अंजाम देते, वो जल्दबाजी में होता, और जल्दबाजी में करने की वजह से वो खूबसूरत काम जो था वो सब गड़बड़ हो जाता। एक सिचुएशन तो ये हो सकता है आप में से कोई बोले कि मैं तो माशाल्लाह फजूल टाइम नहीं है मेरे पास, मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव काम करता हूँ, ठीक है। उसमें भी हमारी फॉल्ट क्या होती है, समटाइम हमारी फॉल्ट ये होती है कि हमारी प्लानिंग सही नहीं होती। देखिए ये बात जहन में रखें, किसी भी काम में जो टाइम लगता है ना, उसको कभी भी बिल्कुल एंड वाले टाइम तक मत लेके जाए, ठीक है। ताखीर करने का मतलब ये नहीं कि आप उसको आपने टारगेट टाइम से बात कर रहे हैं, कजा कर दी नमाज, ये नहीं होता ताखीर करना। ताखीर करना ये होता है कि आपने टारगेट तो मीट किया, आपने टारगेट मीट किया, लेकिन इतना डिले करके टारगेट मीट किया, इतनी जल्दबाजी में किया कि उसका मजा जो था या उसकी खूबसूरती जो थी वो खत्म हो। समझ में आ रही है आपको बात, यानी फर्क समझ में आया आपको कि प्रोक्रास्टिनेशन इज समथिंग कि आप टारगेट अचीव कर रहे हैं, लेकिन इतना डिले करके कर रहे हैं, इतनी ताखीर के साथ कर रहे हैं कि उस काम की खूबसूरती खत्म हो, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अभी आप जो है ना, हम ऑफ लेंगे थोड़ा 10 मिनट का तकरीबन। अब आपने ये करना है कि इस क्वाड्रेंट्स में ना 4 क्वाड्रेंट्स बनाने हैं, और इसमें इसमें अपना जो है मीटिंग का भी है, इसमें अपनी जो है आपने वो करनी है, ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। एक मिनट रुकिएगा प्लीज। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमने लिखने हैं, और फिर हम इस पे और ज्यादा अभी डिस्कशन करेंगे, ये डिस्कशन चलेगा, बहुत अहम चीज थी ये इंशाल्लाह आपकी बन गई ना। तो फिर अच्छा, इसका मैं जल्दी से कंक्लूजन ये बताता हूँ, वो आप जब काम लिखेंगे सो लिखेंगे एक्चुअली होना क्या चाहिए है, ठीक है। एक्चुअली होना ये चाहिए कि आपका आपका जो है Q2 रिप्लेस कर दे Q4 को, यानी आपकी पूरी 24 घंटे की जिंदगी में Q4 तो होना नहीं चाहिए। वो काम जो नॉट इम्पॉर्टेंट है, नॉट अर्जेंट है, अपनी लाइफ से निकाल दें प्लीज। ऐसे फजूल कामों को लिखें अपनी जिंदगी में। सोशल मीडिया का इस्तेमाल मोस्टली 80% में, चैलेंज या चैलेंज तो नहीं कहना चाहिए, दावे से कह सकता हूँ कि वो नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट काम होता है, हम वेस्ट करते हैं अपने उस वक्त को सोशल मीडिया पे, ठीक है। उसको एलिमिनेट करें अपनी जिंदगी से। ये 24 घंटे का आपका ये बॉक्स बना हुआ है। अगला काम क्या होगा, जब आप Q2 पर फोकस करेंगे, Q2 पर फोकस करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका Q1 श्रिंक हो जाएगा। Q1 को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, किसी के घर में बीमारी आ गई, हादसा हो गया, अर्जेंट कोई बहुत ही मोस्ट अर्जेंट कोई परेशानी में आपको बिजनेस टारगेट मिल गया, आपका कोई कंटेनर आ रहा था फंस गया,
आपका जो है कोई जॉब में एकदम से कोई प्रॉब्लम आ गई, वहां आपको जाना पड़ा। मोस्ट अर्जेंट को हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ये इतना कम रह जाएगा। Q3 जो कि लेस इंपॉर्टेंट काम है लेकिन अर्जेंट था, किसी की कॉल उठानी है आपने, या कोई ऐसा और कोई काम है, इसको डेलीगेट करना सीखें। इसको डेलीगेट करना सीखें। लेस इंपॉर्टेंट, अर्जेंट होते हैं लेकिन लेस इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह की कोई सूरत हाल हो कि आप इसको, इस पर ज्यादा फोकस ना करें, बल्कि इसको किसी तरीके से आउटसोर्स करें या डेलीगेट करें या इसको और कम करें। जब Q2 आपका बेहतर होगा ना, तो Q3 भी कम हो जाता है। आइडियली आपका पूरा दिन इस हिसाब से होना चाहिए है। क्लास खत्म होने वाली है किसी भी टाइम पर। एक दफा इन फोन को बताते हैं, क्लास मिस हो गई थी। अब देखें, मैं आप रिपीट कर दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन अभी तो क्लास टाइम बिल्कुल खत्म पे है। आप वो जो मैंने प्रैक्टिस करवाई थी ना, आप सारे अपने कामों को इन 4 क्वाड्रेंट्स पे तकसीम करें। क्लास के किसी भी टाइम डिस्कनेक्ट हो जाएगी, हम 10 मिनट बाद इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, फिर हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है? तब तक ये प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।